तो आज जो मेरा टॉपिक का वर्णन है शोध रिसर्च के बारे में अध्ययन है। शोध के प्रकार यानी कि रिसर्च, सोशल रिसर्च के बारे में आज जो है सो मेरा वर्णन है। जो A to Z एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिसर्च का टॉपिक हर एक विषय और हर एक एग्ज़ाम में इनसे अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। रिसर्च ही एक ऐसा पॉइंट है जो कोई भी टॉपिक जो पॉपुलर होता है वो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी फैक्टर से स्टूडेंट हो, बच्चे हो, सबके लिए रिसर्च का टॉपिक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, उपयोगी है। तो आज हम शोध के प्रकार के बारे में वर्णन करेंगे। शोध, टाइप्स ऑफ रिसर्च। शोध समाज तौर पर अंतर विषय है। अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के मध्य परस्पर व्याप्तता भी है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण को भी शोध के प्रकार के रूप में गिना जा सकता है। ताल का 2 पॉइंट अनुसंधान के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए मुख्य आधार के रूप में एक विचार देती है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, ये दृष्टिकोण अन्याय नहीं है। ये दृष्टिकोण अन्याय नहीं है। निम्नलिखित वर्गीकरण में प्रत्यक्षवाद को प्रयोगात्मक, मात्रात्मक और निगमनात्मक शोधों के साथ अधिक पहचाना जा सकता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण को वर्णनात्मक, गुणात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोणों के साथ अधिक पहचाना जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप से अधिकांश शोध प्रकृति में मिश्रित है। अधिकांश शोध जो है वह प्रकृति में मिश्रित है। उपरोक्त वाक्यों में अधिक शब्द का प्रयोग सावधानी से किया जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को वर्गीकृत करते समय शोधकर्ता अवगत होना चाहिए। परिणाम के आधार पर शोध का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। परिणामों के आधार पर शोध 2 प्रकार का होता है, मौलिक शोध एवं व्यावहारिक शोध। मौलिक या प्राथमिक शोध, बेसिक रिसर्च, यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती है। हो सकता है कि वर्तमान में इनका कोई उपयोग न हो। यह अकादमिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। शोध के वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार अपनाने के बारे में विचार प्रदान करता है। अनुसंधान का वर्गीकरण, उसमें पहला हो गया परिणाम के आधार पर, दूसरा हो गया तर्क के आधार पर, तीसरा हो गया प्रक्रिया के आधार पर, चौथा हो गया जांच के आधार पर, पांचवा हो गया अवधारणा के आधार पर। और परिणाम के आधार पर इसके 2 भाग हैं, मौलिक और व्यावहारिक। और व्यावहारिक के अंतर्गत ही आता है क्रियात्मक। उसके बाद उद्देश्यों के आधार पर, उद्देश्यों के आधार को 5 भागों में बांटा गया है। पहला वर्णनात्मक, दूसरा सहसंबंधित, तीसरा व्याख्यात्मक, चौथा समन्वयी, पांचवा प्रायोगिक। वर्णनात्मक के अंतर्गत भी 3 भाग होते हैं, घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक।
तर्क के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आगमन और निगमन। प्रक्रिया के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। और मात्रात्मक और गुणात्मक का जो मिश्रित है, उसे जो मिलन है उसी को मिश्रित भी कहा जाता है। और गुणात्मक को सात भागों में बांटा गया है, समूह केंद्रित, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक, घटनाजन, नरजातीय, व्यक्तिगत अध्ययन और प्रदत्त आधारित। जांच के आधार पर संरचित, असंरचित, अवधारणा के आधार पर वैचारिक और अनुभव सिद्ध। तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तर्क के आधार पर अनुसंधान को दो भागों में बांटा गया है, आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव। आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और डिडक्टिव निगमन में जो है, निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। इंडक्टिव में क्या होता है, आगमन में आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और निगमन में क्या होता है, निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। अब बच्चों, हम निम्नलिखित उदाहरणों से दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं। तो अब दोनों के मध्य जो अंतर है वो भी हम स्पष्ट करते हैं, आगमन तर्क प्रणाली और निगमन तर्क प्रणाली। आगमन तर्क प्रणाली में हो गया जो यह गाय दूध देती है, और दूसरा पॉइंट होता है यह दूसरी गाय भी दूध दे रही है। तो यहाँ निष्कर्ष यहाँ निकलेगा यहाँ की यहाँ कुछ गाय और भी है जो दूध देती है। और निगमन तर्क प्रणाली में क्या होता है, सभी गाय दूध देती है। यहाँ मेरे सामने एक गाय है तो यह गाय भी दूध देने वाली है। इससे अर्थ हुआ कि सभी गाय दूध देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि केवल आगमन या निगमन की सहायता से विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। किसी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे शोध और उनके निष्कर्षों को गलत दिशा में ले जा सकती है। आगमन या निगमन की अपनी अपनी त्रुटियां हैं, माने आगमन या निगमन जो है उसमें अपनी अपनी त्रुटियां हैं। इनमें से किसी को भी पूर्णतया त्रुटि रहित या विश्वसनीय उपागम नहीं माना जा सकता। सामान्यीकरण नियम एवं सिद्धांत, जनरलाइजेशन लॉज एंड थ्योरीज। इंडक्शन आगमनात्मक और निगमनात्मक, डिडक्शन तत्व एवं व्यवहार आकलन। अवलोकन तत्व एवं व्यवहार अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स, व्याख्या एवं भविष्य सूचक, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक, इंडक्शन एंड डिडक्शन। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक क्या होता है बच्चे? आगमनात्मक और निगमनात्मक
का ही हम वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चे इसको ध्यान से सुनिए और इसको स्मरण कीजिए। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। तो इस आधार पर अनुसंधान को 3 प्रकार का माना गया है। पहला हो गया मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान, दूसरा हो गया गुणात्मक अनुसंधान और तीसरा हो गया मिश्रित अनुसंधान। अब हम बारी बारी से सभी का वर्णन करेंगे। जो मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान क्या होता है, गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है और मिश्रित अनुसंधान क्या होता है। तो चलिए बच्चे हम बारी बारी से इन तीनों पॉइंटों का वर्णन करेंगे। मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च, स्वभाव से यह निगमन का ही रूप है। इससे पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है। इससे सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित रहते हैं। यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक है तथा निगमन पद्धति पर आधारित होता है। मात्रात्मक शोध किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित रहता है। यह अपेक्षाकृत घटना और परिणाम या प्रभाव के मध्य संबंधों पर केंद्रित होता है। मात्रात्मक शोध में सूचना सांख्यिकी रूप में होता है और यह सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अभिलेख, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रहण होता है। और दूसरा पॉइंट हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक अनुसंधान। तो गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है? इस अनुसंधान को आगमन का रूप माना जाता है। इस अनुसंधान को आगमन का रूप माना जाता है। मानव व्यवहार को गणित के सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों का गहराई में समझना होता है। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। यह विधि न केवल क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करती है बल्कि क्यों और कैसे का भी पता लगाती है। इस प्रकार के अनुसंधान के लिए बड़े प्रतिदर्शों सैंपल्स की बजाय छोटे लेकिन संकेंद्रित प्रतिदर्शों फोकस्ड सैंपल को ज़्यादा उपयोगी माना गया है। गुणात्मक शोध निर्देशन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में सामान्य तौर पर परिकल्पना हाइपोथेसिस का प्रयोग नहीं करते, यह बिल्कुल खुला रखते हैं। गुणात्मक शोध बहुत लचीला होता है। गुणात्मक शोध मात्रात्मकता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है। गुणात्मक शोध के निष्कर्ष में भाव एवं पक्ष को स्थान दिया जाता है। यह कारण का विश्लेषण और सत्यापन करता है। यह कारण का विश्लेषण और सत्यापन करता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है तो जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उन्हीं का हम प्रेक्षण, ऑब्जर्व और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तत्वों के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता के गुणात्मक तत्वों पर टिप्पणी की जाएगी। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना गया है। गुणात्मक उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम मतलब होता है नीति का अर्थ होता है जो कोई चीज़ को जो है सो मतलब
स्मरण करना, नीति उसके, और कार्यक्रम का मतलब है कोई प्रोग्राम रखना। तो नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना गया है। गुणात्मक शोध में कुछ विशिष्ट दृष्टिकोणों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन अग्रिम लिखित अनुच्छेदों में किया गया है। इनको गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार भी कहा जा सकता है। ए में हो गया समूह केंद्रित अनुसंधान, फोकस ग्रुप रिसर्च। फोकस ग्रुप रिसर्च को ही समूह केंद्रित अनुसंधान कहते हैं। इस विधि में शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। समूह में सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सके। प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें बाद पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है। गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ इंटरव्यू, यह असंरचित होता है और इसमें यथासंभव तत्वों की गहराई तक जाने का प्रयास रहता है। कथात्मक अनुसंधान, नैरेटिव रिसर्च, यह मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में सही होता है तथा उसी का एक दृष्टिकोण माना जा सकता है। घटनाजन्य अनुसंधान, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में उनके अनुभव को अनुभव को समझने का प्रयास करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटनाजन्य अनुसंधान का उद्देश्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में घटित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसकी स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। नर जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी अनुसंधान क्या होता है? नर जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान, माने इनका पॉइंटे है नर जातीय या जातिवृत्त अनुसंधान, माने नर जाति के आधार पर और जातिवृत्त आधार पर अनुसंधान, इसी को इथनोग्राफी कहते हैं। जाति वितरात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं तथा या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण करना है। जाति वितरात्मक अनुसंधान का मूल मानव शास्त्र में है, एंथ्रोपोलॉजी में है। अब दूसरा पॉइंट हो गया व्यष्टि अध्ययन अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च। अब व्यष्टि अध्ययन अनुसंधान क्या होता है? केस स्टडी रिसर्च, हु आर केस स्टडी रिसर्च, यानी कि केस स्टडी रिसर्च क्या है? यहाँ हम कई इकाइयों या प्रतिदर्शों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक या कुछ एक का गहन अध्ययन करते हैं। ऐसी इकाई कुछ मायनों में अद्वितीय होती है। यह मुख्य मनोवैज्ञानिक विकार, सामाजिक शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक विधि है। यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय हो सकता है। यह जो इकाई है एक व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है या समुदाय भी हो सकता है। यह सामाजिक इकाई का एक समग्र रूप में परीक्षण करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इकाई के जीवन चक्र को समझना होता है। इसमें प्रदत्त गुणात्मक होते हैं, अतः व्यक्ति को अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
व्यक्ति को अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। प्रदत्त आधारित सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? अब प्रदत्त अध्ययन अनुसंधान क्या है? प्रदत्त आधारित सिद्धांत यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है। यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण कर किसी सिद्धांत को विकसित किया जाता है। यद्यपि गुणात्मक शोध में स्थापित सिद्धांत बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आगमन उपागम का प्रयोग किया जाता है जिनकी आधारभूमि वे प्रदत्त होते हैं जिनका शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में संकलन तथा विश्लेषण कर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में प्रदत्तों के संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिमाणात्मक प्रदत्त, अभिलेखों का पुनरीक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त वर्णित विधियों के अतिरिक्त पात्र अभिनय, रोल प्ले, सतत अनुकरण, सिमुलेशन और डायरी मेथड भी गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया मिश्रित अनुसंधान, मिक्स रिसर्च। मिक्स रिसर्च क्या होता है? इसके बारे में गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता लाने और उनके बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1970 के दशक तक वाक्यांश गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता था। 1970 और 80 के मध्य के दशक के दौरान गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। 1980 और 90 के मध्य के दशक के अंत में मात्रात्मक पक्ष की ओर से आलोचनाओं की बाढ़ के बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता और अनिश्चित विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं से निपटने के लिए गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धतियां विकसित हुई। गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धतियां विकसित हुई। मतलब मिश्रित अनुसंधान क्या है? व्हाट इज मिक्स रिसर्च, यानी कि मिश्रित रिसर्च क्या है? तो गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता लाने और उनको बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1970 के दशक तक वाक्यांश गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता था। 1970 और 80 के मध्य के दशक के दौरान गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। 1980 और 90 के मध्य के दशक के मध्य में अंत में 80 और 90 के दशक के अंत में मात्रात्मक पक्ष की ओर से आलोचनाओं की बाढ़ के बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता और अनिश्चित विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं से निपटने के लिए गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धतियां विकसित हुई। इसी पर अब एक प्रश्न है, उनमें सूची 1 और सूची 2 है। तो सूची 1 में है नरजातीय वर्णन, ए में हो गया, बी में हो गया स्वानुभूति, सी में हो गया घटना क्रिया विज्ञान और डी में हो गया प्रतीकात्मक अन्य क्रियावाद। और इनका सूची बी में ए में हो गया पहला पॉइंट, कौन से प्रतीकों एवं समाज के सामान्य सेट जो लोगों की अन्य क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया लोगों के उस समूह की क्या संस्कृति है। और तीसरा पॉइंट हो गया उस घटना का मेरा अनुभव क्या है।
और चौथा पॉइंट हो गया उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है। अब हमको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची ए में जो दिया हुआ है उससे के आधार पर जो पॉइंट सूची बी में मिलता है उसको मैच करना है। तो बच्चे अब हम इसको मैच जो है सो अभी जो हम क्लास में वर्णन कर रहे हैं उसी के आधार पर मैच करना है। तो मैच में जो हो गया इसका ए का हो जाएगा दूसरा, नरजातीय वर्णन का हो जाएगा लोगों के उस समूह की क्या संस्कृति है। नरजातीय वर्णन का जो सूची 2 में सही मिलान होगा उसका हो जाएगा लोगों के उस समूह की क्या संस्कृति है। और बी का हो जाएगा तीसरा, स्वानुभूति में हो जाएगा उस घटना का मेरा अनुभव क्या है। माने सूची बी में जो दिया हुआ है उसका जो सही मिलान होगा उसका होगा स्वानुभूति का उस घटना का मेरा अनुभव क्या है। और सी में है घटना क्रिया विज्ञान। तो घटना क्रिया विज्ञान का जो सूची बी में मिलान होगा सही वो होगा उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है। और डी में हो गया प्रतीकात्मक अन्वय क्रियावाद। अब प्रतीकात्मक अन्वय क्रियावाद क्या है, इसको सूची बी से मिलान करना है। तो सूची बी में जो इसका सही मिलान होगा वो हो जाएगा सूची बी का पहला, उसमें दिया हुआ है कौन से प्रतीकों एवं समाज के समान सेट जो लोगों की अन्वय क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। तो ये सूची 1 और सूची 2 बी का मिलान का सही है। अब हम आगे वर्णन करेंगे जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। जांच के आधार पर अनुसंधान का कैसे वर्गीकरण किया जाता है इसी के बारे में विशेष रूप से हम वर्णन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। यह मुख्य रूप से अनुसंधान समस्या को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए के बारे में। जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण इसको 2 भागों में बांटा गया है, संरचित दृष्टिकोण और असंरचित दृष्टिकोण। अब संरचित दृष्टिकोण क्या होता है और असंरचित दृष्टिकोण क्या होता है इन्हीं के बारे में विशेष रूप से हम वर्णन करेंगे। स्ट्रक्चर अप्रोच यह मूलतः परिमाणात्मक अनुसंधान क्वांटिटिव रिसर्च या निगमन विधि के जैसा ही है। संरचित दृष्टिकोण क्या होता है, यह मूलतः परिमाणात्मक अनुसंधान क्वांटिटिव रिसर्च या निगमन विधि के जैसा ही है। और असंरचित दृष्टिकोण क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हम लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधि से निकटतम संबंध है। उसके बाद उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। अब उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का हम वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के वर्गीकरण क्या होता है इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे कारणों को जानना या फिर कारकों के परस्पर संबंध को जानना आदि। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वर्णनात्मक अनुसंधान, सहसंबंध अनुसंधान,
व्याख्यात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान और प्रायोगिक अनुसंधान। उद्देश्यों के आधार पर जो अनुसंधान का हम वर्गीकरण करते हैं उनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा हो गया सहसंबंध अनुसंधान, तीसरा हो गया व्याख्यात्मक अनुसंधान, चौथा हो गया अन्वेषी अनुसंधान और पांचवा हो गया प्रायोगिक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान को 3 भागों में बांटा गया है: घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? और वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में वर्णन करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? जैसे कि नाम से पता चलता है इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है। यह क्या है, यह क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। यह रिपोर्टिंग करने जैसा है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति, सर्वे अप्रोच का उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव किए बिना ही एकत्रित की जाती है। इसमें किसी भी चर के साथ हेरफेर, मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। कई बार इसका सहसंबंध, कोरिलेशन या अवलोकन, ऑब्जर्वेशन अनुसंधान के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट है, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तत्वों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी इसी अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप कहे जा सकते हैं। अब घटनोत्तर अनुसंधान क्या है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसका पहला पॉइंट हो गया, यह सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और व्यावसायिक संगठनों यानी कि बिजनेस ग्रुप, व्यावसायिक संगठन का अर्थ हो गया बिजनेस ग्रुप में प्रयोग किया जाता है। यह दूसरा पॉइंट हो गया, यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हो गया, यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर, नॉन मैनिपुलेटेबल से संबंधित है। यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर, नॉन मैनिपुलेटेबल से संबंधित है। अब जो आगे हम वर्णन करेंगे वो हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च। अब ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है? हिस्टोरिकल रिसर्च, व्हाट इज हिस्टोरिकल रिसर्च? तो बच्चे हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में जो हम वर्णन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है और इनके बारे में क्या कहा गया है। तो इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों का अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं, चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है।
फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधानों में किए जाने वाले अध्ययन हमारे ऐसे प्रश्नों का हल करने में सहायता करते हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं आदि। तो इसी तरह बच्चे क्लास में 1 घंटा के डेली बैठा करो और अध्ययन किया करो। यहाँ जो हम सब्जेक्ट दे रहे हैं उसको 1 घंटा अध्ययन करो। बच्चे को हम 1 घंटा अध्ययन ऑफलाइन में कराते हैं और ऑनलाइन के लिए यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं। तो आगे हम वर्णन करते हैं। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है और यह काफ़ी सीमा तक कार्योत्तर अनुसंधान के समान है। दूसरा पॉइंट है, यह सामान्यतः किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। अभी जो हम रिसर्च के बारे में टॉपिक पर जो वर्णन कर रहे हैं, यह प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए A to Z एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोगी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वह रिसर्च हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक रहता है और रिसर्च से हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा खासा मार्क्स पूछा जाता है। A to Z कहने का अर्थ हुआ कोई भी छोटा एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, रिसर्च से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं और रिसर्च का अध्ययन करना हर एक स्टूडेंट का जो है सो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उपयोगी हो जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च का टॉपिक अवश्य रहता है। तो आगे हम वर्णन करेंगे विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तत्वों एवं जानकारी का उपयोग करता है। दूसरा पॉइंट हो गया, यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। सहसंबंध अनुसंधान, कोरिलेशन रिसर्च। इसमें एक स्थिति के 2 पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। 2 या 2 से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक दूसरे के लिए है। सहसंबंध अनुसंधान, जब यह सहसंबंध लग गया तो सहसंबंध का अर्थ हुआ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के अनुसंधान करता है। कोरिलेशनल रिसर्च, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। इसमें एक स्थिति के 2 पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। 2 या 2 से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक दूसरे के लिए है। और दूसरा पॉइंट हो गया, इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जा सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट हो गया व्याख्यात्मक अनुसंधान, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अब व्याख्यात्मक अनुसंधान क्या है? व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? व्याख्यात्मक अनुसंधान के बारे में वर्णन करेंगे। व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के 2 पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है? दूसरा, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है? इसी में एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है? और यह शोरगुल नहीं कीजिए, शोरगुल, बच्चे लोग शोरगुल नहीं कीजिए। मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है कि आंकड़ों में मॉडल कितनी अच्छी तरह समाहित है। माने क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है और यह निर्धारित करने के लिए मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है कि आंकड़ों में मॉडल कितनी अच्छी तरह समाहित है।
ए में हो गया अनौपचारिक मॉडलिंग, भविष्यपरक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान। तो सही विकल्प होगा अनौपचारिक मॉडलिंग। माने इसमें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है कि आंकड़े में मॉडल कितनी अच्छी तरह समाहित है। माने आंकड़े में मॉडल कितनी अच्छी तरह समाहित है। तो इसका सही अर्थ हो गया अनौपचारिक मॉडलिंग। अब दूसरा हो गया अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हम वर्णन करेंगे। अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यह समान तौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जा सकता है। छोटे पैमाने पर अध्ययन से शोध की व्यवहार्यता वायबिलिटी का पता चल जाता है कि यह विशिष्ट जांच पूरा करने के योग्य है या नहीं। यह एक स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के मध्य के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। यह दो या अधिक पहलुओं के मध्य संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अन्वेषी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की जानकारी प्राप्त करना, तत्वों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता है। चौथा पॉइंट हो गया इसमें मुख्यतः अनुपूर्वक या गौण आंकड़ों, अनुभव सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार इंटरव्यू और प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव तथा डेल्फी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब प्रायोगिक अनुसंधान क्या होता है? प्रायोगिक अनुसंधान को कारण एवं संबंध, कॉज एंड इफेक्ट स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध से संबंधित प्रश्न से आरंभ होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपेक्षित संबंध की प्रकृति जानने के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पना विकसित करता है। कैम्पबेल और स्टोनली के अनुसार प्रायोगिक अनुसंधान के उस भाग को संदर्भित करता है जिसमें चरों में हेरफेर किया जाता है और अन्य चर पर उसके प्रभाव देखे जाते हैं। समान रूप में एक प्रयोग में निम्नलिखित तीन विशेषताएं होती है। पहला हो गया एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया स्वतंत्र चरों के अतिरिक्त अन्य सभी चर स्थिर रखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया स्वतंत्र चर के हेरफेर का आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है। वह चर जिस पर परिवर्तनों के प्रभाव देखे जाते हैं आश्रित चर कहलाते हैं। आश्रित चर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मूल्य स्वतंत्र चर के मूल्य पर निर्भर और भिन्न होने के लिए परिकल्पित है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में पढ़ने में उपलब्धि पर विभिन्न शिक्षक विधियों के प्रभाव की जांच करने के लिए एक अन्वेषक उपलब्धि आश्रित चर डिपेंड वेरिएबल शिक्षण विधियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों स्वतंत्र निराश्रित चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर करेगा। कभी कभी व्याख्यात्मक अनुसंधान कारण अनुसंधान को भी प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत गिना जाता है। यह किसी स्थिति या घटना के दो पहलुओं के मध्य कैसे और क्या का उत्तर देने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए परीक्षा संबंधी तनाव क्यों रटकर सीखने की ओर ले जाता है। तनाव से हृदय रोग क्यों और कैसे होता है। प्रायोगिक अनुसंधान के तीन लक्षण। प्रायोगिक अनुसंधान के तीन लक्षण है।
3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इन्हें कार्य कारण संबंध के मुख्य शर्तें भी कहा जा सकता है। तो प्रायोगिक अनुसंधान के जो 3 लक्षण है उसमें पहला हो गया हेरफेर, दूसरा हो गया नियंत्रण और तीसरा हो गया यादृच्छिक अभिहस्तांकन। अब हेरफेर क्या है? मैनिपुलेशन। हेरफेर को प्रयोगात्मक डिजाइन की पहली विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। हेरफेर की स्थिति स्वतंत्र चर को उपचार या हस्तक्षेप, ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन भी कहा जा सकता है। एक स्वतंत्र चर के हेरफेर में शोधकर्ता का सक्रिय हस्तक्षेप सम्मिलित होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हो गया नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है? कंट्रोल। कोई भी चीज़ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक जो है सो उस काम नहीं बन सकता है, तो इसी को हम नियंत्रण कहते हैं। यह पुनः चरों का नियंत्रण है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अतिरिक्त अन्य चर अध्ययन के लिए बाध्य चर एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल्स है। उन्हें प्रतिभागियों में यादृच्छिक किया जाना चाहिए ताकि समूह एक समान रहे। यह प्रयास बाध्य कारकों द्वारा परिणाम को प्रभावित करने से रोकने में सहायता करता है। प्रायोगिक सेटिंग, प्रतिदर्श तकनीक, निर्देश और प्रतिभागी बातचीत सभी नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता करते हैं। यादृच्छिक अभिहस्तांकन, रैंडम असाइनमेंट। यादृच्छिक अभिहस्तांकन का उद्देश्य समकक्ष समूहों का निर्माण करना है। यह समूह समानता सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास समूह में चुने जाने का समान अवसर होता है और वे अन्य प्रतिभागियों के चयन से स्वतंत्र होते हैं। इसका संबंध वस्तुनिष्ठता से भी बनता है। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या है? रिफ्लेक्सिविटी यह कारण और प्रभाव के मध्य वृत्ताकार संबंधों को संदर्भित करता है। यह रिफ्लेक्सिव संबंध द्विदिश बाई डायरेक्शनल है। यदि एक संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारण और प्रभाव एक साथ दोनों चरों के साथ हो जिसमें न तो कारण या प्रभाव निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है और बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? एक दूसरे को आदान प्रदान करना, माने एक दूसरे से जुड़ा होना। यह कारण और प्रभाव के मध्य वृत्ताकार संबंधों को यह कारण को भी और प्रभाव के संबंध को संदर्भित करता है। ये एक रिफ्लेक्सिव संबंध द्विदिश है। एक संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारण और प्रभाव एक साथ दोनों चरों के साथ हो जिसमें न तो कारण या प्रभाव निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है और बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। माने बेरोजगारी के कारण गरीबी आता है और गरीबी के कारण बेरोजगारी आता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध है। इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। जो कारण भी हो गया गरीबी और प्रभाव हो गया बेरोजगार, और अगर बेरोजगार कारण हो गया तो प्रभाव हो गया गरीबी, क्योंकि जब ये बेरोजगार रहेगा तो गरीबी आएगा और गरीबी रहेगा तो बेरोजगार आएगा। तो दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्सिविटी है, यानी कि एक दूसरे में जो है सो जुड़ा हुआ है। तो कारण और प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रायोगिक अनुसंधान का जो डिजाइन है उस प्रायोगिक अनुसंधान को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रायोगिक, वास्तविक या सत्य प्रयोग, अर्ध प्रायोगिक और सांख्यिकी। अब पूर्व प्रायोगिक को 3 भागों में बांटा गया। 1 शॉर्ट केस स्टडी, दूसरा हो गया 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और तीसरा हो गया स्थिर समूह। अब वास्तविक या सत्य प्रयोग को भी 3 भागों में बांटा गया। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप, सोलोमन फॉर ग्रुप। समय श्रृंखला, एकाधिक समय श्रृंखला। यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन और फैक्ट्रियल डिजाइन। और इसी में एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए।
दूसरा पॉइंट हो गया, नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है जिससे प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना कर सकता है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों कथन सत्य है। सत्य प्रयोग का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। दूसरा, नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। तीसरा हो गया, नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है जिससे प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना कर सकते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें 4 पॉइंट दिया है। ए में अवलोकन, बी में हेरफेर और प्रतिकृति, सी में नियंत्रण और डी में संदर्भ संग्रह। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है, तो संदर्भ संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज जो हम सोशल रिसर्च यानी कि सामाजिक शोध के बारे में जो वर्णन किए हैं, वह भारतवर्ष नहीं पूरे संसार का कोई भी एग्जाम हो, A to Z, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, रिसर्च से संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। तो आज का जो क्लास है यही पर स्टॉप करते हैं। आज का क्लास 50 मिनट का है। जिनको प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे स्मरण, मनन और अध्ययन करिएगा, और यह कोई भी सब्जेक्ट हो, और हर एक सब्जेक्ट में रिसर्च जो है सो लागू रहता है। वह साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, रिसर्च हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च टॉपिक जो है हर एक सब्जेक्ट में रहता है। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अगले क्लास में रिसर्च के बारे में आगे वर्णन किया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।